हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनमैथ इट। आज हम सीखेंगे nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कॉमन होता है और उसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और जो उसकी फर्स्ट टर्म होती है उसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसकी जो फर्स्ट टर्म होती है वो a1 होती है, सेकेंड टर्म a2, a3, a4, a5 ऐसे आपके टर्म्स होती हैं। और जो a2 हम निकालते हैं वो निकालते हैं a1 में d ऐड करके, और जो हम a3 निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं a2 में d ऐड करके। ऐसे ही a4 निकालते हैं, ऐसे a5 निकालते हैं। तो सारी टर्म्स ऐसे ही निकलती है क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के जो बीच का डिफरेंस रहता है वो क्या रहता है? d रहता है, कॉमन रहता है, उसको d से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो इसको अगर हम लिखें कि किसी एक रैंडम, हमसे अगर कोई पूछता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कोई रैंडम टर्म बताइए, मतलब कोई पूछ ले कि 18वीं टर्म क्या होगी, 37वीं टर्म क्या होगी, 40th टर्म क्या होगी, तो हम उसको nth टर्म बोलते हैं। तो उसको कैसे लिख सकते हैं? तो अगर आपको nth टर्म निकालनी है तो हमने पीछे पढ़ा था, जैसे a2 निकालने के लिए क्या क्या करते हैं? a1 में d ऐड करते हैं। a4 निकालने के लिए क्या करते हैं? a3 में d ऐड करते हैं। तो अगर आपको nth टर्म निकालनी हो कोई भी रैंडम बीच में, उसको हम क्या पहले क्या बोलते हैं? उसको an बोलते हैं। an हमारी nth टर्म। तो उसको कैसे लिखेंगे? तो an को हम लिखते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो आपकी डेफिनेशन है उसी में उसका आ जाता है। तो an होता है उसकी पिछली टर्म में d ऐड करने से जो निकलेगा। तो an की पिछली टर्म क्या होगी? an माइनस वन। तो an माइनस वन, उसमें आप क्या करेंगे? d ऐड करेंगे तो आपकी an टर्म आ गई। तो ये nth टर्म हो गई जो कि इसकी डेफिनेशन है कि पिछली टर्म में d ऐड कर दो, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म में से d माइनस कर दो। वो भी एक ऑप्शन है कि आप ऐसे बोलो कि an प्लस वन जो होगी उसमें से d माइनस कर दो, तो वो भी an होगी आपकी। ठीक है। बट हम इसको जनरल टर्म नहीं बोलते, nth टर्म नहीं बोलते, क्योंकि जनरली हमें क्वेश्चंस में या तो फर्स्ट टर्म गिवन होती है और d गिवन होता है, हमें रैंडम टर्म्स कम ही गिवन होती है। तो इसलिए हम जो रिलेशन निकालेंगे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बीच में, उसको हम जनरल टर्म बोलते हैं, उसको हम nth टर्म बोलते हैं। तो अब निकाल लेते हैं। आपने ये भी सीरीज देखी होगी कि फर्स्ट टर्म को हम a लिखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, उसके नेक्स्ट में हम d ऐड कर देते हैं, उसके बाद एक और d ऐड करते हैं तो आपकी a3 आ जाती है, उसके बाद एक और d ऐड करेंगे तो आपकी a4 आ गई, और उसके बाद एक और d ऐड करेंगे तो आपकी फिफ्थ टर्म आ गई। तो अगर आपको ऐसे ही an निकालनी हो तो कैसे निकलेगी? आपको एक सिमिलरिटी दिख रही होगी इसमें कि जब आप a2 निकालते हैं तो आप कितनी बार d ऐड करते हैं? एक बार d ऐड करते हैं। जब आप a3 निकालते हैं, थर्ड टर्म निकालते हैं, तो आप दो बार d ऐड करते हैं। जब आप a4 निकालते हैं तो आप तीन बार d ऐड करते हैं फर्स्ट टर्म में। और जब आप a5 निकालते हैं, फिफ्थ टर्म निकालते हैं, तो आप चार बार d को ऐड करते हैं फर्स्ट टर्म में। तो ऐसे ही अगर आपको an निकालना हो तो आप क्या करेंगे? a में कितनी बार d ऐड करेंगे? n में से एक कम कर दो, हर बार कम कर रहे हैं ना। जैसे फिफ्थ निकालनी हो तो चार बार d ऐड कर रहे हैं, a3 निकालना हो तो दो बार d ऐड कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपको n माइनस वन टाइम्स d ऐड करना है। तो ये आपकी आ गई nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम जनरल टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल टर्म, कि इससे कोई भी टर्म निकाल सकते हैं हम। अगर आपको a3 निकालनी है, लेट अस सी आपको a3 निकालनी है, तो a3 कैसे निकलेगी? a3 निकलेगी आपको n क्या हो गया? यहाँ पे n हो गया 3, तो n 3 हो गया, तो a तो a ही है, प्लस में n क्या? 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2, a प्लस 2d। तो a3 हमारा यही है, a प्लस 2d। तो आप कोई भी रैंडम टर्म निकाल सकते हैं इससे। ठीक है। तो ये होगी आपकी nth टर्म। और जो ये सीरीज हमने लिखी है इस फॉर्म में a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस पूरी प्रोग्रेशन को बोलते हैं जनरल फॉर्म।
इस फॉर्म में जब लिखते हैं, और इसको बोलते हैं हम an जो हमने लिखा है उसको बोलते हैं जनरल टर्म। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने तरीके आ गए nth टर्म निकालने के, तो चलिए चेक करते हैं। तो एक तो तरीका है an निकालने का जो इसकी डेफिनेशन में ही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, वो क्या है कि an निकालने के लिए आपको an-1 में d ऐड करना है, यानी इसकी जो प्रीसीडिंग टर्म है उसमें d ऐड करना है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपको जो इसकी नेक्स्ट टर्म है an+1 उसमें से d माइनस करना है। तो एक तो ये तरीका हो गया आपका an निकालने का। दूसरा कौन सा तरीका है? दूसरा अभी हमने देखा कि जो nth टर्म जिसको बोलते हैं जनरल टर्म बोलते हैं वो क्या होती है an a जो फर्स्ट टर्म है प्लस n-1 इंटू डी। तो एक ये हो गया आपका तरीका an निकालने का। तो इनमें क्या डिफरेंस है, कौन सा कब यूज करना है हमें? तो जो फर्स्ट नंबर है वो हमें तब यूज करना है जब हमारे पास जो गिवन है वो क्या हो, उसकी प्रीसीडिंग टर्म हो, या तो उसकी प्रीसीडिंग टर्म गिवन हो एंड कॉमन डिफरेंस, या फिर उसकी सक्सीडिंग टर्म गिवन हो एंड डी। तो आपको उस टाइम पे फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है। सेकंड फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं हम? सेकंड फॉर्मूला जब यूज करेंगे जब हमारे पास जो गिवन हो क्या हो, फर्स्ट टर्म हो एंड कॉमन डिफरेंस हो। क्या हमारे पास कोई और फॉर्मूला भी है? यस, हमारे पास एक और फॉर्मूला है। तो थर्ड फॉर्मूला वो क्या है, वो हमें कब लगाना है? वो हमें तब लगाना है जब आपके पास क्या गिवन हो, कोई रैंडम टर्म गिवन हो आपको एंड कॉमन डिफरेंस। तो जब ये हो, आपको फर्स्ट टर्म नहीं है आपके पास, या प्रीसीडिंग या सक्सीडिंग टर्म नहीं है, तब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो इसमें क्या रहेगा, जैसे आप देख रहे हैं पिछले फॉर्मूले में, अगर हम पिछले फॉर्मूले में चेक करें तो उसमें क्या था, an निकालने के लिए फर्स्ट टर्म को हम a1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a1 में n-1 टाइम्स d ऐड कर रहे थे, ठीक है। और उससे ऊपर वाले फॉर्मूले में हम क्या कर रहे थे, an-1 में 1 टाइम d ऐड कर रहे थे, या फिर ऐसे बोल लो n+1 वाली टर्म में d माइनस कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें कुछ सिमिलरिटी है, चेक करते हैं। जैसे इसमें हम चेक करें, जैसे a3 चेक करते हैं, a3 निकालना है तो हम क्या करते हैं, a2 प्लस d करते हैं, राइट। या फिर ये कर सकते हैं ऊपर वाले फॉर्मूले की सेकंड वाले फॉर्मूले के तरीके से कि a में 2d ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आपका ये फॉर्मूला हो गया, ये आपका ये फॉर्मूला हो गया। तो देखो a3 निकाल रहे हैं तो या तो यहाँ पे 2 हो और यहाँ पे 1d हो, तो ये क्या हो गया, 2 + 1 3 हो गया। या फिर ऐसे हो 3 निकालने के लिए यहाँ 1 हो और यहाँ 2 हो, तो ये भी क्या हो गया, 1 + 2 क्या हो गया, 3 हो गया। तो इसलिए अगर हमारे पास कोई रैंडम नंबर गिवन है तो हम क्या करेंगे, an निकालने के लिए हमारे पास मान लो क्या गिवन है, ar गिवन है, ar कोई रैंडम नंबर है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास ar गिवन है तो हम कितना ऐड करेंगे, n-1 9, कितना ऐड करेंगे, n-r इंटू d। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। इसको और इसको सम करेंगे आप अगर, तो क्या आएगा, r + n-r, कितना आ गया, n आ गया, जो कि हमें निकालना है, जैसे इसमें था और इसमें था। तो ये आपके 3 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। तो अब हम आगे एग्जाम्पल कर लेते हैं एनसीईआरटी बुक का। तो इसमें क्या है कि रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सिलेक्टेड। तो उसको जो सैलरी ऑफर हुई वो कितनी हुई, मंथली सैलरी 8000 की, और एक कंडीशन है कि विद एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ ₹500। तो मतलब उसको जो मंथली सैलरी ऑफर हुई वो हुई 8000 रुपीज पर मंथ। वो कब तक रहेगी, उसके फर्स्ट ईयर में उतनी सैलरी रहेगी। आफ्टर सेकेंड ईयर उसको 500 रुपये का इंक्रीमेंट मिला, तो वो होगी उसकी 8500 रुपीज पर मंथ,
जो नेक्स्ट ईयर की सैलरी है सेकेंड ईयर से जो उसको मिलेगी। उसके बाद थर्ड ईयर में कितनी सैलरी हो जाएगी 9,000। उसके बाद फोर्थ ईयर में जो उसकी सैलरी हो जाएगी 9,500। तो हमने जो पीछे अभी किया था ये जो nth टर्म निकाली थी, तो यहाँ पे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के थ्रू निकाल रखी है वो। जैसे सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए तो 8,000 है, अब सेकंड ईयर के लिए जो A2 माना है वो होगा 8,000 + 500 यानी 8500 रुपये। उसके बाद उन्होंने A3 निकाला। A3 क्या होगा A2 + D। A2 कितना है 8,500 रुपीज़ और D कितना है 500 रुपये। तो ये हो गया। अब इसको इसने क्या किया अलग से लिख लिया अपनी nth टर्म निकालने के लिए। तो क्या किया इसने 8500 को 8,000 + 500 लिख दिया। तो 500 कितने टाइम्स हो गया 500 हो गया 2 टाइम्स, ठीक है। अब 2 को इसने क्या लिखा 3 - 1, तो इतना ये फॉर्मूला इन्हें लिखा और इसको कैलकुलेट किया तो और 9,000 आ रहा था। उसके बाद उसने A4 निकाला जो फोर्थ ईयर के लिए सैलरी थी, मंथली सैलरी, वो क्या होगी A3 + D 9,000 + 500। फिर इसने क्या किया 9,000 को फिर दोबारा 500 + 500 में और 8,000 में जोड़ दिया और इसको 3 आया तो इसको 4 - 1 लिख दिया। फिर ऐसे ही A5 जब निकाला तो 5 - 1 लिख दिया। तो उसके बाद इसने क्या किया 10,000 तक तो निकाल ली। उसके बाद क्वेश्चन पूछा कि 15th ईयर के लिए सैलरी कितनी होगी, जो A15 है वो क्या होगी। तो इसने वही कैलकुलेट किया कि 14th के लिए सैलरी निकाली प्लस में 500 ऐड किया। अब 500 को दोबारा फिर 14th वाली को 500 प्लस करके तोड़ दिया, उसको ब्रेक डाउन कर दिया और दोबारा इसको लिख दिया और उसके बाद इसने फॉर्मूला निकाला। तो जो फॉर्मूला जो लास्ट में आता है जो हमने अभी निकाला था पीछे वही है AN = A + n - 1 D। मतलब D कितनी बार जोड़ना है n - 1 टाइम्स जोड़ना है A में AN निकालने के लिए। तो AN का फॉर्मूला जो आया आपका वो आया AN = A + n - 1 D। अब जब n हमारा 15 है तो AN हो गया A15 और वो निकलेगा A + 15 - 1 यानी 14 D। तो ये फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही आपको अगर A25 निकालना है तो वो कैसे निकलेगा A + 24 D, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो ऐसे आपको AN टर्म निकालनी है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल 3 से पहले एक बार ऊपर लिखा हुआ है बुक में कि जनरल AN इज ऑल्सो कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ द AP। तो हमने बात कर ली थी पहले। अगर मान लो टोटल M टर्म्स है AP में, टोटल M टर्म्स है तो लास्ट टर्म क्या होगी AM होगी। तो उसको हम जनरली L से डिनोट करते हैं। L से क्या डिनोट करते हैं लास्ट टर्म को हम L से डिनोट करते हैं, स्मॉल L से भी कर देते हैं, फिर AM लिख देते हैं, ठीक है। तो अब एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल में क्या है एग्जांपल 3 फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। AP क्या गिवन है AP क्या है 2 7 12 ये आपकी AP है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है 10th टर्म निकालना है। 10th टर्म क्या होगी A10। A10 क्या होता है A + 9D 10 - 1। तो और A कितना है 2 है। D कैसे होगा ये गिवन है कि ये AP है तो D क्या निकलेगा D निकलेगा A2 - A1 से। तो 7 - तो कितना हो गया 5। तो इसमें 5 ऐड देंगे तो 2 + 9 × 5 तो ये टोटली कितना हो गया 2 + 9 से 45 तो कितना हो गया 47 जो कि हम निकाला हुआ है, ठीक है। तो काफी आसान सवाल है। तो उसके बाद फोर्थ एग्जांपल है विच टर्म ऑफ द AP इज -81 ऑल्सो इज एनी टर्म 0 गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो इसको रिमूव कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अब क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि AP गिवन है आपको 21 18 15, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है कि जो -81 है वो कौन सी टर्म होगी। तो इस बार उल्टा दे दिया, पहले हमें सॉरी तो पिछले एग्जांपल में हमें जो गिवन था वो n था और हमें an निकालना था। अब इन्होंने -81 दे दिया तो हम क्या करेंगे इसको an मान लेंगे, ये मान लेंगे कि ये कोई टर्म है उस AP की, तो वो कौन सी टर्म है ये निकालना है। तो सबसे पहले a कितना है A है 21
ठीक है। डी कितना है, डी है आपका A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, तो 15 माइनस 18 कितना हो गया, माइनस के 3। तो इसके बाद हम क्या निकालेंगे, माइनस 81, ठीक है। ये an मान लिया हमने, ठीक है। अब an का फॉर्मूला लिख देते हैं, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a कितना है आपका 21 प्लस n आपको निकालना है और d आपका माइनस के 3 है, तो माइनस 81 इज इक्वल टू 21 प्लस यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 3n और प्लस 3 आ गया। अब ये 24 उधर ले जाते हैं, तो 24 उधर ले गए तो कितना हो गया, माइनस 105, ये किसके बराबर हो गया, माइनस 3n। तो माइनस से माइनस कट गया तो आपका आ गया ये 3n इज इक्वल टू 105। तो यहाँ से n जो आया आपका 105 डिवाइड बाई 3, तो ये 35 आ गया है ना आपका। इसका मतलब इस एपी में 35th जो टर्म होगी वो माइनस के 81 होगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इसने पूछा है कि क्या कोई टर्म जीरो भी होगी इसमें, तो वो भी चेक कर लेते हैं हम। तो अभी इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, an को जीरो मानना पड़ेगा और n निकालना है कि वो कौन से नंबर पे है, ठीक है। तो अब जीरो मान लेते हैं an को, तो जीरो इज इक्वल टू a कितना आया था आपका 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस 3। तो अब क्या किया, 21 को इस साइड ले गए तो माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस 3n प्लस 3, तो 3 को इधर ले आए तो माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 3n, माइनस से माइनस कट गया तो n जो है आपका 24 डिवाइड बाई 3 वो आ गया 8। तो 8वीं जो टर्म है वो क्या होगी आपकी, जीरो होगी इस एपी में, ठीक है। तो अब इसने लास्ट में पूछा हुआ है कि गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसका क्या मतलब है, जनरली जरूरी नहीं है कि आपका जो n आया है वो एक होल नंबर पे आए। लेट अस अज्यूम के n ऐसे आता 25/3 ऐसे आता, तो वो एग्जैक्ट 8 नहीं आता, तो क्या आता है 8.3 समथिंग ऐसे कुछ आता, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, अगर पॉइंट में आया, इसका ये मतलब है कि मान लो कोई एपी थी ये वाली 18 21 18 15, उसके बाद इसमें मान लो 0 आया, उसके बाद इसमें -3 आएगा, -6 आएगा, ऐसे आएगा। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 6 था, ऐसे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर 25 आता है यहाँ पे, तो वो जो टर्म होती इन 0 और 3 के बीच में, -3 के बीच में होती है, 0 और -3 के बीच में होती, मतलब वो एपी का पार्ट नहीं होती। तो ये याद रखना कि n जो है वो होल नंबर होना चाहिए अगर वो एपी का पार्ट है तो, और वो होल नंबर भी क्या होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि एपी में जो n है आपका वो 1 से स्टार्ट होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि n जो है आपका वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, दैट वुड बी द राइट वर्ड फॉर इट। तो n आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तब वो एपी का पार्ट है, वरना नहीं है। तो यहाँ पे 0 है, वो एपी का पार्ट है, क्योंकि n पॉजिटिव इंटीजर यानी 8 आया है, ठीक है। उसके बाद आपका 5th एग्जाम्पल है। तो 5th एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं A3, तो A3 कितना गिवन है 5 और 7th टर्म क्या है 9, A7 9 है। तो A3 को क्या लिखेंगे A प्लस 2D जनरल फॉर्म में 5 आ गया, और A7 को क्या लिखेंगे A प्लस 6D, एक कम n-1, तो ये हो गया आपका 9। अब ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस में इक्वेशन 1 करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 2D इज इक्वल टू 5। अब इनको माइनस करते हैं, तो माइनस का साइन लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, A से A कट गया आपका, और यहाँ पे 6D माइनस 2D कितना हो गया 4D हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया, तो D आपका क्या आ गया 1 आ गया। तो D अगर आपका 1 आ गया, अब A निकाल देते हैं। आपकी AP डिटरमाइन करना क्या होता है, AP डिटरमाइन तभी होती है जब आपके पास A और D हो, ठीक है।
तो उसके बाद ए और निकाल देते हैं। अब डी को इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो ए प्लस 2 इंटू 1 2 हो गया इक्वल टू 5, ए आपका 3 आ गया। तो ये AP आ गई। अब AP बनाने के लिए क्या करना, सबसे पहले A1 लिखते हैं, फिर A2 लिखते हैं, A3 लिखते हैं, ऐसे लिखते जाते हैं। तो A1 क्या आपका 3, D कितना है 1, इसका मतलब एक ऐड करना है, तो 3 4 5 6 7 ऐसे ये आपकी AP हो। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल हमारा 6th। तो इसमें क्या है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, तो इसमें हमें चेक करना 301 है वो एक इसका पार्ट है कि नहीं है। तो क्या सीरीज है 5 11 17 23। तो पहले तो ये देखो कि इसमें इसने ये नहीं दे रखा कि AP है कि नहीं, तो इस सबसे पहले हमें AP चेक करना पड़ेगा ये है कि नहीं है। AP कैसे चेक करते हैं, AP चेक करते हैं D से। तो D आपका निकाला A2 माइनस A1 से, तो A2 कितना 11 माइनस 5 कितना आ गया 6 आ गया। और A3 माइनस A2 से निकाला 17 माइनस 11 6 आ गया। और A4 माइनस A3 से निकाला तो 23 माइनस 17 भी 6 आ गया। इसका मतलब ये सीरीज है वो AP है। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं। अब 301, तो AN इन्होंने दे दिया 301। अब ये चेक करना है कि ये मतलब ये इसमें लाई करते हैं कि नहीं करती। तो A प्लस N माइनस 1D, तो सेम कॉन्सेप्ट है, अगर N होल नंबर आ गया तो लाई करती बना नहीं करती। तो 301 इज इक्वल टू A कितना है 5 प्लस N आपको निकालना है और D कितना है 6। तो 301 इज इक्वल टू 5 प्लस 6N माइनस 6। तो इसको सोल्व करेंगे तो 6N माइनस 1 और 1 को इधर ले आए तो 302 इक्वल टू 6N। अब N क्या आ गया आपका 302/6, यानी इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 151 डिवाइड बाई 3, और ये डिविजिबल नहीं है। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 301 है वो इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, तो ये AP का पार्ट है नहीं। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल 7th पे। तो 7th एग्जाम्पल क्या है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी AP काम आ जाती है। कैसे, अब इसने बोला 3 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर है 2 डिजिट के। 2 डिजिट कहाँ से शुरू होते हैं 10 से, और कहाँ पे खत्म होते हैं 2 डिजिट 99 से। उसके बाद जो 100 है वो 3 डिजिट आ जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं A बनाने के लिए, क्योंकि AP बनाने के लिए जो फर्स्ट टर्म होगी A वो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो 10 3 से डिविजिबल नहीं है, 11 है, 11 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 12, यस 12, 4 3 12। सो 12 से शुरू करेंगे, तो पहली टर्म 12 मान लेंगे। उसके बाद अब इसने कॉमन जो डिफरेंस है D वो क्या दे दिया 3 दे दिया, क्योंकि 3 की अगर टेबल पढ़ेंगे तो उसमें जैसे 3 6 9 12, तो उसमें जो डिफरेंस है वो D 3 रहता है। ठीक है, तो 3 से डिविजिबल सारे नंबर्स के बीच का डिफरेंस 3 होगा। कॉन्जिक्यूटिव लिखेंगे अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसके बाद उसकी जो नेक्स्ट टर्म है 15 आएगी, फिर 18 आएगी, ऐसे ऐसे करके 99 आएगी। 99 डिविजिबल है 3 से, यस। तो ये आपकी AP बन गई। अब इसमें कितने नंबर्स हैं वो गिनने आपको, वो कैसे पता चलेगा, आप निकालो कि 99 है वो कौन सी टर्म है 12 से, तो आपके टोटल नंबर आ जाएंगे। तो आपने AN जो माना है वो मान लिया 99, वो हो गया आपका A प्लस N माइनस 1D। तो 99 इज इक्वल टू A कितना है 12 प्लस N माइनस 1 इंटू D कितना है, D आपका 3 है 99, और 12 को आप इधर ले आओ या एक बार कैलकुलेट कर लो, उसके बाद ले आना। तो 3N माइनस 3, ये कितना हो गया 9 प्लस 3N। अब 9 को इधर ले आओ, तो 90 इज इक्वल टू 3N। तो N जो आपका आ गया वो 90/3 30 आ गया। ठीक है, इसका मतलब इसमें टोटल 30 टर्म्स हैं जो 2 डिजिट के हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर होगा। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है देख लेते हैं। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म।
ऑफ द एपी। तो एक एपी गिवन है आपको, एपी क्या है 10, 7, 4 और लास्ट में दे रखा है माइनस के 62। ये फाइनाइट एपी है क्योंकि लास्ट टर्म दे रखी है इसके, ठीक है। तो अब हमें 11th टर्म निकालनी है। पहले जनरली हम क्या करते हैं, शुरुआत से 11th निकालते हैं, बट इस क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है कि पीछे से 11th टर्म कौन सी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कितनी टर्म्स है टोटल, तभी तो पता लगेगा पीछे से कौन सी टर्म है। तो सबसे पहले -62 देख लेते हैं कौन सी टर्म है। तो ए कितना है आपका 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 7 माइनस 10 माइनस 3, ठीक है। अब माइनस के 72 हो गया है, इस 10 को इधर ले आए तो ये -3n प्लस 3, 3 को इधर ले आओ तो माइनस के 75 इज इक्वल टू माइनस के 3n, माइनस से माइनस कट गया तो n जो है आपका 75 डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया 25। तो n आपका 25 है। टोटल जो टर्म्स हैं वो 25 है, ठीक है। ये आपका l आ गया। तो टोटल टर्म्स जो है वो 25 हैं। तो पीछे से 11th कितनी होंगी, पीछे से 11, तो आपने जैसे ऐसे लिखा 1 2 3 लास्ट में 24 25, ठीक है। अब पीछे से जो 11th टर्म होगी, 25th कौन सी टर्म है, फर्स्ट, 24th कौन सी है, सेकेंड। तो आपको 25th माइनस 11 करेंगे तो कितना आ गया 14 आ गया। तो क्या टर्म 14 होगी, नहीं, वो होती है बेसिकली 1 ऐड करना पड़ता है आपको 15, क्योंकि वो 25 से शुरू हो रही है तो वो इंक्लूड है। इसका मतलब मान लो फॉर एग्जांपल आपको 24 निकालना होता कौन सी टर्म है, तो क्या करेंगे आप 24, कोई पूछ रहे कि लास्ट पीछे से सेकंड टर्म कौन सी होगी, तो क्या करेंगे 25 माइनस 2 कितना गया 23, बट पीछे से सेकंड टर्म तो 24 है तो इसलिए 1 ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें कौन सी टर्म निकालनी है बेसिकली, अब हमें जो टर्म निकालनी है पीछे से 25 माइनस 11 कितना आ गया, पीछे से 11th निकालनी थी 14th प्लस 1, तो 15th टर्म निकालनी है आपको आगे से। तो आगे से 15th हो गई वो, तो आगे से 15th हो गई तो A15 निकालनी है आपको, वो हो गई A10 आपका A है प्लस 15 n की जगह लिख दिया 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका -3, तो 10 प्लस 14 इंटू -3 इक्वल टू 14 थी 42, तो 10 माइनस 42 तो कितना आ गया माइनस के 32। तो A15 है वो आपके -32 आ गया, मतलब पीछे से 11वीं टर्म। इसको सोल्व करने का एक और तरीका है, तो इसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है, वो आसान है। क्यों आसान है देखते हैं। तो इसने AP लिखी 10, 7, 4 और माइनस के 62, और इसने पूछा कि पीछे से 11वीं टर्म क्या होगी, ऐसे पूछा जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको उल्टा ले लेते हैं AP को, -62, 4, 7, 10। अब क्या करते हैं, आगे से 11 निकाल लेते हैं, क्योंकि अब उल्टी हो गई तो अब आगे से 11th निकालना है, तो A11 निकाल लेते हैं। A11 क्या होगा, A कितना है -62 हो गया, अब प्लस n कितना हो गया 11, 11 माइनस 1 10 इंटू डी कितना हो गया आपका, अब डी आपका चेंज हो जाएगा। डी क्यों चेंज हो जाएगा, अब डी जो है आपका वो साइन चेंज हो जाएगा उसका, मतलब वैल्यू वही रहेगी बस साइन चेंज हो जाएगा। अब डी कैसे निकाल सकते हैं, इसमें से माइनस किए 10 माइनस 7 तो क्या हो गया 3 हो गया, तो इस केस में आपका डी चेंज हो गया। अब जब AP रिवर्स करते हैं तो डी का जो साइन है चेंज हो जाता है, पहले -3 था तो 3 हो गया। तो A11 जो आई आपकी -62 प्लस 30 तो कितना आ गया माइनस के 32, सेम हो जाएगा, बट ये सिर्फ 3 स्टेप में हो गया आपका, ठीक है। बस ये याद रखना कि डी चेंज हो जाता है जब आप AP रिवर्स करते हैं तो, क्योंकि पहले आप मान लो ये A1 था, A2 था, A3 था, A15 था, अब जब ये स्ट्रेट है तो आप ऐसे निकालते हैं A2 माइनस A1, जब आप इसको रिवर्स कर देते हैं -A15 फिर A3 A2 A1, तो अब आप जो D निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, सक्सीडिंग मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग निकालते हैं ना, तो A1 माइनस A2 हो जाएगा, इसलिए आपका रिवर्स हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं 9th। तो इसमें क्या है, 9th में है अ सम ऑफ 1000 rupees invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. Do these interest from an AP? If so, find the interest at the end of 30 year making use of this fact.
तो हमने पहले पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट जो होती है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होती है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल के देख लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। P क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, R क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, T होता है क्या, टाइम, डिवाइड बाई 100। तो ये सिंपल इंटरेस्ट आता है। तो अब कितने इन्वेस्ट किए, 1000 आपका P बन गया, प्रिंसिपल अमाउंट। R कितना है आपको, 8% मिल रहा है, 8% में नहीं लिख रहा है, 8 लिख रहे हैं क्योंकि डिवाइड बाई 100 कर रहे हैं। इनटू में टाइम, कितने साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे। अब फर्स्ट ईयर के लिए निकाल लेते हैं, आपकी A1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये 20 से 20 कट गई, तो ये 80 आ गया। 80 क्या आ गया फर्स्ट ईयर के लिए, तो A1 आ गई आपकी 80। अब A2 निकालेंगे, तो A2 क्या आ जाएगा, 1000 इंटू 8 इंटू 2 डिवाइड बाई 100, ये कितना आ गया, 160 आ गया। ऐसे ही A3 आ जाएगा आपका, तो A3 कितना हो गया, 240 आ जाएगा। और ऐसे ही A4 निकालेंगे तो A4 आ जाएगा आपका 320। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब चेक कर लेते हैं वो AP है कि नहीं। तो AP कैसे होती है, A2 माइनस A1 कितना आ गया, 160 माइनस 80, ये आपका 80 हो गया। ऐसे ही आप A3 माइनस A2 निकालिए, क्या हो गया, 240 माइनस 160, वो भी 80 आ गया। उसके बाद A4 माइनस A3 निकालिए, तो वो भी 320 माइनस 240, वो भी 80 आ गया। तो D आपका कांस्टेंट, इसका मतलब ये AP तो है, इसका A भी आपका 80 है और D भी आपका 80 है। अब जो नेक्स्ट पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि इंटरेस्ट क्या होगा एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, तो वो निकालेंगे। इसका मतलब इन्हें AN पूछा है। ठीक है, AN पूछा है। अब AN कैसे आएगा, AN पूछा है और A क्या है आपका 80 प्लस N आपको निकालना है, N आपके पास गिवन है, और D कितना है, D भी आपका 80 है, 80 प्लस N कितना है, 30 ईयर के बाद निकालना है, 30 माइनस 1 29 इंटू 80। तो इसको सोल्व करेंगे, 80 प्लस, तो 80 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आती है 24, 2400 में से 80 माइनस कर देते हैं, तो 23, 23 से 20 आ गया, तो 2320। तो इसमें 80 ऐड करेंगे तो कितना, वापिस से 2400 आ गया। तो आपकी जो 30 साल के बाद जो इनकम बन जाएगी वो आपकी 2400, मतलब इंटरेस्ट जो हो जाएगा 2400 हो जाएगा। इंटरेस्ट ये 1000 रुपए के अलावा है। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट 2400 हो गया, और आपने 1000 वो पहले ही इन्वेस्ट कर रखे थे, तो आपके 3400 रुपए हो जाएंगे टोटल। बट इस सवाल का आंसर इतना ही है 2400, क्योंकि इंटरेस्ट ही पूछा है। अगर टोटल अमाउंट पूछ लेता बैंक में कितने हो जाएंगे आपके, तो वो आपके 3400 हो जाते। ठीक है, अब हम इसका लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। तो इसमें क्या गिवन है, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 in the second, 19 in the third, and so on. So there are 5 rose plants in the last row. How many rows are there in the flower bed? ठीक है, तो इसने बोला कि ऐसे फ्लावर्स हैं। ठीक है, फ्लावर्स हैं ऐसे, फर्स्ट रो में कितने बोले हैं इसने, 23। उसके बाद सेकेंड रो में जो फ्लावर बेड लगा के हैं उसने, वो 21 है। उसके बाद थर्ड में आपके 19 है, और जो उसके बाद ऐसे रोज हैं, और लास्ट रो जो है वो 5 रोज हैं उसमें। ठीक है, ठीक है, तो पहले तो ये देख लेते हैं AP बन रही है। तो AP बनाने के लिए क्या करेंगे, A1 क्या है, 23 है। ऐसे ही ऐसे लिख लेते हैं इसको डायरेक्ट, आसानी से समझ में आएगा, 19, और लास्ट जो देगा 5। ठीक है, फाइनाइट AP बन रही है नहीं, देख लेते हैं। तो D आपका A2 माइनस A1, 21 माइनस 23 कितना गया, -2, A3 माइनस A2, 19 माइनस 21 माइनस 2। तो ये AP तो बन रही है, तो D कांस्टेंट आ रहा है। तो इस आस्किंग के टोटल कितने रोज हैं, तो टोटल रोज निकालने के लिए हमें N निकालना है। तो AN क्या है, लास्ट टर्म निकाले थे 5th, जो 5 है वो कौन सी टर्म है, तो 5 इज इक्वल टू A कितना है 23 प्लस N माइनस 1 इंटू D कितना है -2, डिक्रीजिंग है। तो 5 हो गया आपका इज इक्वल टू
3 माइनस 2n प्लस 2, तो 5 इज इक्वल टू 25 माइनस 2n, तो 25 को इसे ले जाए तो माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस के 2n, तो यहाँ से माइनस कट गया, तो n जो है आपका वो आया 20/2 10। तो ये आपका इसका मतलब 10 रो है टोटल फ्लावर बेड की। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे।